मायके में ताने वर्सेस ससुराल में लाड प्यार। सुबह के 8 बज चुके थे। सर्दियां शुरू हो चुकी थी, जिस वजह से पूजा की आंख नहीं खुल रही थी। मायके में ताने वर्सेस ससुराल में लाड प्यार। सुबह के 8 बज चुके थे। सर्दियां शुरू हो चुकी थी, जिस वजह से पूजा की आंख नहीं खुल रही थी। उसके पिता सुरेश ने आकर ठंडा ठंडा पानी कंबल हटाकर उसके ऊपर डाला और उसे उठाते हुए बोले, बहुत मेहनत का काम करती है ना तू, तभी तो आंख नहीं खुल रही है। 8:30 होने को है। तेरी माँ अकेली खाना बना रही है। जा, घर के कामों में माँ की थोड़ी मदद करवा दे। शादी की उम्र हो गई है, ससुराल में भी क्या ऐसे ही करेगी? पापा, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, ऊपर से आपने ठंडा पानी डाल दिया, अब डर लग रही है। नीचे जमीन पर सोना पड़ता है, जमीन भी ठंडी रहती है। निशा और राहुल भी तो है, वो भी तो घर के कामों में माँ की मदद करवा सकते हैं। अब वो भी बड़े हो गए हैं। जुबान तो देखो इसकी कितनी तेजी से चल रही है। अरे तेरे नखरे तेरा बाप उठा सकता था, मैं नहीं। इसलिए अगर अपनी माँ के साथ इस घर में रहना है तो मेरी सुननी पड़ेगी, वरना इस घर से निकाल फेंकूंगा। अब उठकर घर के काम। शादी की उम्र हो गई। मायके में ताने वर्सेस ससुराल में लाड प्यार। सुबह के 8 बज चुके थे। सर्दियां शुरू हो चुकी थी, जिस वजह से पूजा की आंख नहीं खुल रही थी। उसके पिता सुरेश ने आकर ठंडा ठंडा पानी कंबल हटाकर उसके ऊपर डाला और उसे उठाते हुए बोले, बहुत मेहनत का काम करती है ना तू, तभी तो आंख नहीं खुल रही है। 8:30 होने को है। तेरी माँ अकेली खाना बना रही है। जा, घर के कामों में माँ की थोड़ी मदद करवा दे। शादी की उम्र हो गई है, ससुराल में भी क्या ऐसे ही करेगी? पापा, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, ऊपर से आपने ठंडा पानी डाल दिया, अब डर लग रही है। नीचे जमीन पर सोना पड़ता है, जमीन भी ठंडी रहती है। निशा और राहुल भी तो है, वो भी तो घर के कामों में माँ की मदद करवा सकते हैं। अब वो भी बड़े हो गए हैं। जुबान तो देखो इसकी कितनी तेजी से चल रही है। अरे तेरे नखरे तेरा बाप उठा सकता था, मैं नहीं। इसलिए अगर अपनी माँ के साथ इस घर में रहना है तो मेरी सुननी पड़ेगी, वरना इस घर से निकाल फेंकूंगा। अब उठकर घर के कामों में लग जा। अगर काम करती हुई नहीं दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब सुरेश पूजा को भला बुरा सुना रहा होता है तो वहां निशा और राहुल आते हैं और अपनी बहन को डांट खाता देखकर हंस रहे होते हैं। भैया, इसकी जरा शक्ल तो देखो। छोड़ ना निशा, इसकी शक्ल तो है ही खराब। हम सुबह सुबह इसकी शक्ल देखकर अपना दिन क्यों खराब करें? कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तैयार होते हैं। निशा और राहुल भी मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं और पूजा कपड़े बदलकर रसोई में जाती है। अपनी बेटी को उदास देखकर आशा बोलती है, क्या हुआ बेटा, तू इतनी जल्दी कैसे उठ गई? रात में तो तुझे बुखार था ना। माँ, इस घर में आपके अलावा मेरा है ही कौन फिक्र करने वाला? आप हटिए, बाकी का काम मैं कर लूंगी। ऐसा मत बोल बेटा, तेरी माँ जिंदा है, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने सब कर लिया। तू जाकर बस अब आराम कर। सौतेले बाप होने की वजह से पूजा को हर बार परेशानियों का सामना करना पड़ता था, पर उसकी माँ हर कदम पर उसका साथ देती थी, जिस वजह से पूजा काफी खुश रहती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पूजा घर के सारे काम खत्म करके टीवी देखने लगती है तो उसके भाई बहन उसे टीवी देखता देखकर चिढ़ जाते हैं और अपने पिता से जाकर शिकायत करते हैं। और अपने पिता से जाकर शिकायत करते हैं। पापा, इस घर में आपने मेरे लिए टीवी लगवाया था या अपनी सौतेली बेटी के लिए? हम अभी थक कर कॉलेज से आए हैं और वो हमें खाना पानी देने के बदले टीवी देख रही है। उसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वो इस घर की महारानी है। मैं अभी जाकर उसे बताता हूँ, मेरे साथ चलो। सुरेश बाहर जाते ही टीवी बंद कर देता है और पूजा को डांटते हुए कहता है, अरे ये टीवी तेरा मरा हुआ बाप लगाकर नहीं गया है जो आराम से देख रही है। जा जाकर मेरे बच्चों का खाना लगा। जब सुरेश पूजा को डांट रहा होता है तो उसके दोनों भाई बहन को बहुत खुशी होती है। अब पूजा अपने दोनों भाई बहनों को खाना लगाकर देती है और उसके बाद खेत जाती है। पूजा के घर से निकलते ही आशा अपने दोनों बच्चों के पास आती है। आ गए मेरे दोनों बच्चे। आज का दिन कैसा रहा? और पूजा कहाँ है, नजर नहीं आ रही। क्या माँ, तुम्हें तो हमेशा अपनी बड़ी बेटी की फिक्र होती है। पापा ने उसे खेत भेजा है क्या? शाम को खेत में गई है, वो भी इतनी ठंड में। उसके पास तो शॉल भी नहीं है, मैं तो उसके लिए शॉल लेकर आई थी। जब आशा को पता चलता है कि पूजा इतनी ठंड में खेत गई है तो वो भी बिना सोचे समझे शॉल लेकर खेत के लिए निकल जाती है। कुछ देर में वो खेत पहुंचती है जहां वो अपनी बेटी को पेड़ पौधों से बात करते हुए देखती है। ओह, कितनी तेज हवा चल रही है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। तुम्हें पता है, ठंड आने से पहले ही पापा राहुल और निशा के लिए सर्दी के नए कपड़े लेकर आए थे, पर मेरे बारे में तो कोई कुछ सोचता ही नहीं। तुम पेड़ पौधे ही ठीक हो, तुम्हें ना ठंड लगती है और ना ही गर्मी। पेड़ पौधों को ठंड नहीं लगती, इंसानों को लगती है। और ये बात तेरी माँ बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए मैं अपने पैसे से तेरे लिए 200 रुपए का शॉल लेकर आई हूँ।
पर ये बात अपने पापा को मत बताना। माँ, आप हमेशा मेरे लिए छुपा कर कुछ न कुछ लेकर ही आ जाती हो। वैसे ये शॉल बहुत अच्छा है। मैंने कुछ सब्जी तोड़ ली है, अब घर चलते हैं। रात होने को है, खाना भी बनाना है। अगर खाना लेट हुआ तो पापा नाराज होंगे। अब खुशी खुशी दोनों माँ बेटी घर आती हैं और जब खाना बनाने के लिए रसोई में जाती हैं तो वो देखती है कि घर के बाहर डिलीवरी वाला है और सुरेश पार्सल लेकर घर में आता है और सबसे कहता है, आशा, तुम्हें आज कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों का मन था बाहर से खाना खाने का, इसलिए मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है। क्या? आज सबके लिए बाहर से खाना है? फिर तो मेरे लिए भी होगा। वैसे भी निशा और राहुल रोज बाहर से कुछ ना कुछ लाकर खा लेते हैं और मुझे पूछते भी नहीं है। आज काफी दिनों बाद मैं भी बाहर का कुछ खा पाऊंगी। अरे चुप कर कल मुही। मैं अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ, ना कि तेरे लिए। तेरा बाप तुझे कमा कर खिलाता था, पर उससे पहले ही वो खुद खो गया। और मुझसे उम्मीद मत पाल रखी है कि तेरे बाप वाली जिम्मेदारी मैं पूरा करूंगा। अरे बिल्कुल भी नहीं। ये बाहर का खाना सिर्फ मेरे बच्चे और बीवी के लिए है, ना कि तेरे लिए। तू दिन की वही सूखी बासी रोटी खाएगी, आई बात समझ में? और खबरदार दिन का खाना गर्म किया तो। सुरेश की बातें सुनकर बेचारी पूजा रसोई में चली जाती है और चुपचाप दिन का खाना फिर से निकाल कर खाना शुरू कर देती है। तो वहीं रसोई के बाहर पूरा परिवार बाहर से आया खाना एंजॉय कर रहा होता है। पर आशा को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो सही से खाना नहीं खाती और अपने हिस्से का थोड़ा सा खाना पचाकर रसोई में जाती है। तुझे बाहर का खाना बहुत पसंद है ना? मैं सबसे छुपाकर तेरे लिए लेकर आई हूँ अपने हिस्से में से। जल्दी से खा ले, इससे पहले कोई देख ले। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना। आखिर आप कब तक मुझे इन लोगों से छुपा कर चीजें दोगी? अगर मेरी किस्मत में आपका प्यार नहीं और सूखी रोटी लिखी है तो मैं वही खाऊंगी। उस दिन पूजा को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि वो बासी खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। इसी तरह समय गुजरता है और जब भी पूजा घर के कामों से फ्री होती, वो खेत चली जाती और खेत में घंटों बिताती। अरे बेटी देख, चारों तरफ कोहरा जम गया है। तेज हवा भी चल रही है, बहुत ठंड लग रही है। रात होने को है, घर चल। वैसे भी तू ज्यादातर समय खेत में ही रहती है। हाँ माँ, सूखी लकड़ी जमा करके चलती हूँ, रात में जलाने के काम आएगी। और रही खेत की बात, तो मुझे खेत से बहुत प्यार है। अच्छा लगता है यहाँ बैठना, क्योंकि घर पर तो हर वक्त पराया जैसा ही महसूस होता है। पूजा की ऐसी बातें सुनकर आशा को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो चाहकर भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। उसी दिन पूजा सूखी लकड़ियां जमा करके खेत से अपनी माँ के साथ घर जाती है। समय गुजरता है और एक दिन पूजा के मामा तुषार उसके लिए एक बहुत बड़े घर का रिश्ता लेकर आते हैं। जब इसके बारे में सुरेश को पता चलता है तो वो अपने साले से कहता है, अरे क्या साले साहब, आपको इसी मीनाक्षी से इतना प्यार है तो इसके लिए इतने बड़े घर का रिश्ता देख लिया। अरे आपकी एक और भांजी है निशा, वो भी 18 साल की हो गई है। उसकी शादी के बारे में सोचिए। जीजा जी, मेरे लिए तो मेरी तीनों भांजी भांजे एक बराबर है। बस पूजा से थोड़ा लगाव ज्यादा है क्योंकि उसे आपका प्यार नहीं मिला। यहाँ वो किस तरह से रह रही है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर मेरी बहन होती तो आप उसे जीने भी नहीं देते। और रही लड़के की बात, तो निशा की शादी करवाने से पहले एक बार उसकी मंजूरी तो जान लीजिए। अभी वो सिर्फ 18 साल की है। कॉलेज जाना उसने शुरू किया है। उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। ये बात अलग है कि आपने पूजा को 10वीं से ज्यादा नहीं पढ़ने दिया। तुषार सुरेश को सुनाकर रिश्ते के बारे में बताकर चला जाता है। कुछ देर में राहुल और निशा घर आते हैं। अरे मेरी बेटी आ गई, हाँ? तुझे पता है तेरे मामा आए थे। तेरे लिए बहुत बड़े घर का रिश्ता लेकर आए हैं। लड़का सिर्फ 2 भाई हैं और एक बहन है। बहुत अमीर लोग हैं। अगर तेरी उससे शादी हो गई तो तू महारानी की तरह रहेगी। पापा, लड़का अमीर हो या गरीब, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे अभी शादी नहीं करनी। आपको पता है मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। अगर मैं इंजीनियर बन गई ना, तो इससे भी बड़े घर का रिश्ता आएगा मेरे लिए। और आप तो जानते हैं ना कि मैं स्कूल में टॉपर रहती हूँ। अब जो टॉपर है, अगर वो इतनी कम उम्र में शादी कर लेगी तो किसी के लिए कैसे मिसाल बनेगी? क्या पापा, आप पूजा दीदी के सौतेले पिता हैं या हमारे? अरे आप हमारे सगे पिता होकर ऐसी कैसी बातें कर सकते हैं? दोनों बच्चे अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसके बाद आशा अपने पति से कहती है, देखिए, जोड़ी भगवान बनाकर भेजता है। आप और हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी बेटी की किस्मत में बड़ा परिवार लिखा था, इसीलिए रिश्ता खुद चल कर आया है। आप अपने बच्चों को पूजा के हिस्से की खुशी छीन कर दे सकते हैं, पर उनकी जिंदगी नहीं बदल सकते। अब मान जाइए और मेरी बेटी का रिश्ता हो जाने दीजिए। तीनों ही मेरे बच्चे हैं। आपकी तरह मैं अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती। सुरेश अब चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। बहुत जल्द पूजा का रिश्ता अमित नाम के लड़के से तय हो जाता है, जो कि काफी अमीर खानदान का था। देखते ही देखते शादी के दिन पास आने लगते हैं और सुरेश अपने दोनों बच्चों को शादी की शॉपिंग के लिए पैसे देता है। पर जब आशा पूजा की शादी के लिए पैसे मांगती है तो वो पैसे देने से साफ इनकार कर देता है।
अरे आशा, वो तुम्हारी बेटी है, तुम खुद करो अपनी बेटी के लिए। मैं सिर्फ अपने बच्चों पर पैसे खर्च करूंगा, ना कि तुम्हारी बेटी पर। पर पूजा की शादी है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अभी उसके गहने, शादी का जोड़ा और भी बहुत सारी चीजें लेनी बाकी है, और आपने कुछ नहीं दिया। लड़के वाले क्या सोचेंगे? अरे आशा, जोड़ी तो ऊपर से बनकर आती है। अगर भगवान ने तुम्हारी बेटी की किस्मत में लड़का को लिखा होगा, तब बिना कुछ किए ही उसकी शादी उस लड़के से हो जाएगी। और अगर नहीं हुई तो सोच लेना तुम्हारी बेटी के बुरे कर्म है, जो वो इस जन्म में भुगत रही है। सुरेश पूजा की शादी में 1 रुपया खर्च करने से भी मना कर देता है। देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है और तुषार अपनी भांजी की शादी की सारी तैयारी करता है। आशा शादी वाले दिन अपनी बेटी को अपनी शादी का लहंगा और गहने देते हुए कहती है। ये शादी का जोड़ा और गहने तब पहने थे जब तेरे पापा से शादी की थी, और तब से संभाल कर रखा था कि विदाई में तुझे दूंगी। विदाई का तो पता नहीं, पर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी बेटी को अपने हाथों से तैयार करते हुए। मेरी बेटी मेरी शादी के जोड़े में बहुत अच्छी लग रही है। और हाँ बेटा, ठंड बहुत ज्यादा है। ठंड में अक्सर तेरी तबीयत खराब हो जाती है, तुझे उठने में भी बहुत आलस आता है। और वो तेरा ससुराल है, क्या पता तेरे मायके से भी ज्यादा सख्त हो। इसीलिए तुझे होशियारी से काम लेना है, सुबह जल्दी उठना है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देना। और हाँ, ससुराल वालों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर गुजरता है। मैंने तुझे सब सिखा रखा है, तो उनका दिल जीत लेना। इतना बोलकर आशा अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगती है। कुछ देर में पूजा की शादी हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल जाती है। पूजा के पिता सौतेले होते हैं, इसलिए वो उसे खाली हाथ विदा करते हैं। पतला सा शॉल ओढ़कर बैठी पूजा ठंड से ठिठुर रही होती है और ये देखकर उसका पति अमित अलमारी से अपनी एक जैकेट निकालकर उसे देते हुए कहता है। पूजा, तुम सिर्फ एक शॉल लेकर आई हो, वो भी इतना हल्का सा। जानती हो ना दिसंबर की ठंड कितनी ज्यादा होती है। खैर कोई बात नहीं, कल तुम्हारी पहली रसोई होने के बाद हम शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। मैं जानता हूँ तुम्हारे पापा सौतेले हैं, तुम्हारे मामा ने बताया था। पर चिंता मत करो, मायके में भले ही तुम्हें प्यार न मिला हो, पर यहाँ हम सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। क्या आपको सब पता है? मुझे पापा का कभी प्यार नहीं मिला। जब मैं छोटी थी मेरे पापा का देहांत हो गया। सोचा था शादी में पापा मुझे प्यार से विदा करेंगे। विदा करना तो दूर की बात, वो अपने बच्चों के लिए ब्रांडेड शादी के कपड़े लेकर आए, पर मेरे लिए एक चूड़ी तक नहीं लेकर आए। अपने मायके के बारे में अपने पति को बताते हुए पूजा की आंखों में आंसू झलक आते हैं और अमित उसके दुखों को समझता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और पूजा फिर से अपनी माँ का दिया हुआ वो पतला शॉल लेकर अपनी पहली रसोई करने के लिए रसोई में जाती है और कांपते हुए खाना बना रही होती है। आह, कितनी ठंड हो रही है। ठंड में पूजा की हालत खराब हो रही होती है। तभी वहां उसकी नंद काजल आती है, जो रसोई की सारी खिड़कियां बंद कर देती है और अपनी भाभी से शॉल लेकर अपना स्वेटर उन्हें पहनाते हुए कहती है। भाभी, आप इतनी ठंड में इतना पतला सा शॉल ओढ़कर खाना बना रही है, और देखिए खिड़कियां भी खुली हैं। बाहर कितनी तेज हवा चल रही है, पता भी है आपको? धूप नहीं निकली है 2 दिन से। आपने कोई गर्म स्वेटर क्यों नहीं पहना? ओ काजल, दरअसल मैं अपने साथ सिर्फ 2 साड़ी और 2